1989 करोड़ का चंदा, हिसाब नदारद। 1990 एक अफसर ने हिसाब मांगा, रातों रात हटा दिया गया। 2021 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में। विकास के नाम पर पुराने मंदिरों पर बुलडोजर और 2026 सीधे भगवान के घर की दान पेटी में सेंध। मार्च 1990 दिल्ली इनकम टैक्स का एक अफसर विश्व बंधु गुप्ता एक कागज पर मोहर लगाता है और उस कागज में सिर्फ इतना लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद अपने खातों का हिसाब दे। बस इतनी सी बात। लेकिन उस अफसर को अंदाजा नहीं था कि उसने किस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। चंद दिनों के अंदर वो नोटिस रद्द हो गया और गुप्ता का तबादला दिल्ली से सीधे तमिलनाडु कर दिया गया। कुछ ही महीनों में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। सोचिए, एक अफसर सिर्फ हिसाब मांगता है और पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है। देश के वित्त मंत्री को संसद में जवाब देना पड़ता है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि पैसा गया कहां। ये बात आज से 36 साल पुरानी है और यही वो सवाल है जो आज तक जिंदा है, क्योंकि जिस संस्था से हिसाब मांगा गया था उसी से जुड़े एक शख्स को 30 साल बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया और आज उसी शख्स पर राम मंदिर के चंदे की चोरी का आरोप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जजमेंट लॉ, कॉमन सेंस। आज की कहानी राम के नाम पर इकट्ठा हुए उस पैसे की जिसका आज कोई माई बाप नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहानी की जड़ है 1989। राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। वीएचपी ने शिला पूजन अभियान चलाया। देश के हर गांव से एक ईंट अयोध्या मंगवाई गई। लोगों ने भक्ति से उस ईंट को पूजा और अपनी हैसियत से पैसे भी दिए। किसी अमीर ने 1000 तो किसी मजदूर ने अपनी दिहाड़ी के 10 रुपए उस ईंट के साथ रख दिए। करोड़ों रुपए नकद इकट्ठा हुए, लेकिन वो पैसा गया कहां? आज तक इसका कोई साफ जवाब नहीं। साल 2017 में निर्मोही अखाड़े ने खुलेआम आरोप लगाया कि वीएचपी ने भक्तों के 1400 करोड़ से ज्यादा हड़प लिए। उनका आरोप था राम के नाम पर नोट भी इकट्ठा हुए और वोट भी, पर एक पैसा मंदिर तक नहीं पहुंचा। इससे पहले हिंदू महासभा ने भी 100 करोड़ और सोने की ईंटों की धांधली का इल्जाम लगाया था। यहां तक कि द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने 1990 में ही वीएचपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पैसे के दुरुपयोग का सवाल उठाया था। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने हर आरोप को नकारा। कहा, हमारे पास हर पैसे का हिसाब है, लेकिन वो हिसाब कभी पब्लिक के सामने नहीं आया। 30 साल तक यही सवाल गूंजता रहा, पैसा गया कहां? जवाब तब मिला जब एक नया ट्रस्ट बना और आंकड़े और भी बड़े हो गए। नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। फरवरी 2020 में सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया। इसके महासचिव बने चंपत राय। लोग उन्हें एक पूर्व केमिस्ट्री टीचर के तौर पर जानते थे, लेकिन उनकी असली पहचान अलग है। चंपत राय 80 के दशक से वीएचपी से जुड़े रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। बाबरी विध्वंस के जिन नेताओं पर सीबीआई ने साजिश का मुकदमा चलाया, उनमें उनका भी नाम था। हालांकि 2020 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें और बाकी सबको बरी कर दिया था। ध्यान रहे, बरी यानी अदालत में आरोप साबित नहीं हुए। ट्रस्ट में सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो बैंक अकाउंट और जमीन के कागजों पर दस्तखत कर सकते थे: चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और अनिल मिश्रा। अब मिलिए इस कहानी के दूसरे बड़े किरदार से। अनिल मिश्रा, अयोध्या के एक होम्योपैथी डॉक्टर, आरएसएस से गहरे जुड़े और रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या के जमीन बाजार को बारीकी से समझने वाले। ट्रस्ट बना तो वो ट्रस्टी और निर्माण समिति के सदस्य बने। इन्हीं 3 दस्तखतों के साथ ट्रस्ट जमीन खरीदने निकला और एक ही सौदे में सिर्फ 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए हवा हो गए। 18 मार्च 2021 अयोध्या का बाग, विजयसी इलाका। शाम 7:10 पर रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 लोग एक जमीन खरीदते हैं। कीमत 2 करोड़ रुपए। अब घड़ी देखिए, ठीक 5 मिनट बाद 7:15 पर चंपत राय ट्रस्ट की तरफ से वही जमीन खरीद लेते हैं। कीमत 18.5 करोड़ रुपए। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का उछाल। और इस सौदे के गवाह थे अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा। ये खुलासा 2021 में ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और सपा नेता पवन पांडे ने कर दिया था।
संजय सिंह ने पूछा, क्या दुनिया में कहीं 5 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से जमीन महंगी होती है? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल के मुताबिक ये जमीन असल में एक विवादित संपत्ति थी, जिस पर वक्फ का दावा था और बेचने वाले पाठक बंधु खुद कई मामलों में आरोपी हैं। एक और प्लॉट मेयर के भतीजे ने कुछ लाख में खरीदा और चंद दिन बाद ट्रस्ट को 5 करोड़ में बेच दिया। ट्रस्ट का जवाब था, कीमत 2011 के पुराने एग्रीमेंट पर थी और 18.5 करोड़ बाजार भाव था। पर यह जवाब किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। सवाल फिर भी वही रहा, इतने बड़े सौदे पर न ईडी न सीबीआई, आखिर क्यों? जमीन का ये खेल सिर्फ खरीद फरोख्त तक नहीं रुका। कैरवान मैगजीन की पड़ताल के मुताबिक ट्रस्ट को विस्तार के लिए और जमीन चाहिए थी और निशाने पर आया फकीर राम नाम का एक सदियों पुराना मंदिर। रिपोर्ट में दावा है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद रातों रात जमीन का दाखिल खारिज हुआ। अगले ही दिन वो ट्रस्ट को बिकी और फिर उस मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। अब दोहरापन देखिए। पूरा राम मंदिर आंदोलन इस एक दलील पर टिका था कि भगवान को उनकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। आस्था ही सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रस्ट की सहूलियत की बात आई तो खुद उसी ट्रस्ट ने पुराने मंदिरों को गिराया और देवताओं को हटाया। इसके खिलाफ याचिका देने वाले संतोष दुबे ने इसकी तुलना इतिहास के आक्रांताओं से की और जब लोगों ने सच जानना चाहा, दरवाजे बंद मिले। 2021 में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलाश चंद्र मुंदरा ने आरटीआई लगाकर पूछा, ट्रस्ट को इनकम टैक्स में छूट कैसे मिल रही है? जवाब मिला, ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है, आरटीआई के दायरे में नहीं आती। न ऑडिट, न हिसाब, न आरटीआई। हर वो रास्ता बंद कर दिया गया जिससे सच बाहर आ सके। और जब किसी संस्था का न कोई हिसाब मांग सकता है न सवाल, तो चोरी सीधे दान पेटी तक पहुंचते। कितनी देर लगती है? और सबसे बड़ी बात, इस चोरी की चेतावनी 6 साल पहले ही दे दी गई थी। 2020 में ट्रस्ट बनते ही एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने अंदरूनी जांच की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर्स ने साफ लिखा, 3,500 करोड़ से ज्यादा का नकद और भारी मात्रा में गहने आ चुके हैं। पर हिसाब रखने का कोई पक्का सिस्टम, कोई एसओपी है ही नहीं। न मल्टी लेवल वेरिफिकेशन, न ढंग का एचआर, न डेटा सुरक्षा। ऑडिटर्स ने चेताया, अगर तुरंत नियम नहीं बने तो पैसे की चोरी लगभग तय है। ट्रस्ट ने इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पैसे का पैमाना समझिए। नेशनल हेराल्ड के मुताबिक अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच, यानी सिर्फ 11 महीनों में मंदिर को 82 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला। पैसा पानी की तरह बह रहा था। इसी बीच महिपाल सिंह नाम के एक पूर्व अकाउंट सुपरवाइजर ने अंदर से आवाज उठाई कि नकद और गहनों की हैंडलिंग में बड़ी गड़बड़ है। नतीजा, उन्हें ही हटा दिया गया। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फिर पवन पांडे और अखिलेश यादव ने मामला उठाया। शुरुआत में चंपत राय ने कहा कुछ भी गड़बड़ नहीं, लेकिन दबाव बढ़ता गया। 13 जून को एसआईटी बनी, 25 जून को एफआईआर और 26 जून को 8 गिरफ्तारियां। पर सवाल ये, क्या ये 8 लोग असली चोर थे या सिर्फ बली के बकरे? गिरफ्तार हुए 8 में सबसे चर्चित नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जो चंपत राय के करीबी माने जाते थे और जिनके पास दान पेटी की चाबियां रहती थी। बाकी अनुकल्प मिश्रा, जो सीधी गिनती करते थे, उनके साले लवकुश मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव। ध्यान रहे, ये सब अभी आरोपी हैं। अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक चोरी का तरीका हैरान करने वाला था। एक आदमी छिपे कैमरे के सामने खड़ा होकर उसे ब्लॉक कर देता और उसी वक्त कैश उड़ा लिया जाता। नोटों के 10-10 के बंडल बनते, पर उनमें 100 से ज्यादा नोट रख दिए जाते और रास्ते में एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते ताकि बैंक में रकम टेली हो जाए और घोटाला पकड़ा न जाए। आरोपियों के घरों से करीब 80 लाख रुपए नकद और कुछ विदेशी करेंसी बरामद हुई और एसआईटी बनने से ठीक पहले काउंटिंग रूम के पास एक वॉशरूम से 2.5 लाख रुपए मिले। हड़बड़ी में पैसा छुपाने की पूरी कोशिश। अब टिन्नू यादव की कहानी। दैनिक भास्कर के मुताबिक वो कभी अयोध्या में टेम्पो चलाता था, आंदोलन से जुड़े लोगों के संपर्क में आया और 1998 तक चंपत राय का खास बन गया। 22,000 की सैलरी पर आज कई प्लॉट, 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी, करोड़ों की संपत्ति।
आरोप है कि उसने 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। उसका जवाब कहता है ये सब उसने ऑटो चलाकर कमाया। इन 8 की गिरफ्तारी उसी दिन हुई जिस दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जबकि इनका नाम एफआईआर में था ही नहीं। अगर कुछ गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों? 26 जून को चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी बताकर इस्तीफा दिया। इनका पक्ष ये है कि इनका नाम एफआईआर में नहीं है और इन्होंने किसी भी सीधी भूमिका से इनकार किया है। इनके करीबी सूत्रों के मुताबिक इन्होंने इसलिए पद छोड़ा ताकि जांच निष्पक्ष रहे। उधर अयोध्या के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ऐलान किया कि वो आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे और चंपत राय, अनिल मिश्रा व गोपाल राव के खिलाफ शिकायत दी। फिलहाल शिकायत है इन तीनों पर एफआईआर नहीं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया, जो राम को लूटने के आरोपी हैं उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, या पूरा घोटाला सिर्फ 8 कर्मचारियों के सिर मढ़ दिया जाएगा? अब कानून समझिए, यही इस चैनल की पहचान है। इस मामले की बुनियादी धारा है आपराधिक विश्वासघात यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और एक जरूरी बात, अब पुरानी आईपीसी नहीं, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू है। ये अपराध अब बीएनएस की धारा 316 में आता है, जिसमें सजा 5 से 7 साल तक हो सकती है। साथ में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप भी हैं। पर एक कानूनी बारीकी, एफआईआर से पहले पैसा बरामद होना खुद सवाल खड़ा करता है, क्योंकि नियम है कि जानकारी मिलते ही पहले एफआईआर हो, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सिर्फ पैसा वापस आना अपराध नहीं, बेईमानी की नीयत साबित करनी होती है। दूसरा पहलू भी रखना जरूरी है, एसआईटी खुद ट्रस्ट की मांग पर बनी एफआईआर भी ट्रस्ट के ही एक सदस्य की शिकायत पर दर्ज हुई और चंपत राय पर अभी कोई आरोप तय नहीं हुआ। पर एक बात अब भी अंधेरे में है, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? उसमें आखिर छिपा क्या है? अब पूरी टाइमलाइन एक सांस में देखिए। 1989 करोड़ का चंदा, हिसाब नदारद। 1990 एक अफसर ने हिसाब मांगा, रातों रात हटा दिया गया। 2021 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में। विकास के नाम पर पुराने मंदिरों पर बुलडोजर, और 2026 सीधे भगवान के घर की दान पेटी में सेंध। आज 3 सवाल हमारे सामने खड़े हैं। पहला, 1989 से 2020 के बीच जमा हुए करोड़ों चांदी की ईंटें, महंगे तोहफे, वो सब कहाँ गए? दूसरा, 2021 में 5 मिनट के अंदर बना 16.5 करोड़ का मुनाफा किसकी जेब में गया? और नोटों की गड्डी पर ईडी लिखने वाली एजेंसियां यहां चुप क्यों रहीं? और तीसरा, 2026 की एसआईटी रिपोर्ट आज तक बाहर क्यों नहीं आई? पर सबसे बड़ा सवाल उस आम आदमी का है जो अक्सर गरीब है, गांव का है और सच्चा भक्त है, जिसने अपनी दिहाड़ी के 10 रुपए अपनी गाढ़ी कमाई राम के चरणों में रख दी थी। उसका पैसा कहाँ गया? इस चैनल का रुख साफ है, जो कोई दोषी साबित हो उसे बीएनएस 316 की पूरी सजा मिले, चाहे वो कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, और जो निर्दोष हो उसे निष्पक्ष सुनवाई मिले, क्योंकि असली चोरी पैसे की नहीं, उस भरोसे की हुई है। आपको क्या लगता है, क्या इस धांधली की कभी कोई निष्पक्ष जांच होगी? कमेंट्स में बताइए। देखते रहिए जजमेंट लॉ, कॉमन सेंस सूचित रहिए, न्याय प्रिय रहिए। नमस्कार।